जय हिंद मित्रों। आज हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 12 तीसरा अध्याय जो जयप्रकाश जी की रचना है, हम उनके गीत शीर्षक के साथ पुनः आपके बीच में आए हुए हैं। आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पंखट में डुबो रही, तारा घट पूसा नागरी। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। लोया लटका भी भर लाई, मधुकुल नवरस गा गई। अधरों में राग अमंग किए, अल्पों में मलय बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागली। आइए इस कविता का पहले हम कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। बीती माने बीत गई, विभावरी माने होता है रात्रि, यानी रात्रि का एक परिभाषित शब्द है। जाग जा, अंबर पंखट, अंबर माने होता है आकाश और पंखट माने होता है पानी भरने का घाट। जैसा कि पहले लोग है गांव की स्त्रियां घाटों पर, नदियों के तालाबों पर पानी भरने सुबह शाम जाया करती थी, उसी को पंखट कहा जाता है। तारा घट, घट माने घड़ा, यानी तारे रूपी घड़े। उषा, उषा हम प्रातः काल को कहते हैं, भोर को कहते हैं। नागरी माने होता है चतुर। खग कुल, खग माने पक्षी, कुल माने समूह और कुल कुल। अब इसमें देखिए कुल कुल शब्द दो खगकुल के बाद आया है, फिर एक बार खगकुल आया है, उसके बाद खग कुल कुल है। इसके दो अर्थ हमारे निकलते हैं। तो एक कुल माने होता है समूह। हम यहाँ बताते हैं, जैसा कि परीक्षा में पूछा जाता है एक शब्द के दो भिन्न अर्थ लिखिए, तो एक शब्द यहाँ आपका मिल रहा है कुल। अब कुल मान जा आपके पेपर में आता, कुल का दो भिन्न अर्थ लिखिए। ये कुल माने होता है समूह और ये कुल माने होता है खानदान अपना, जैसे ना थला खानदान का खानदान। और ये कुल माने होता है जो हमारी देहाती भाषा का समस्त, ऐसे शब्द हैं। लेकिन जो मेन शब्द है कुल माने होता है समूह और कुल माने होता है खानदान। ऐसे 2 नंबर के प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो खगकुल माने होता है पक्षियों का समूह और इस कुल कुल का माने होगा कलरव करना या पक्षियों का चहचहाना। किसलय वृक्षों की नई पत्तियां, अर्थात उसको पल्लव कहेंगे। अंचल माने होता है आंचल। लतिका माने होती है लताएं। मधुमुकुल पराग से युक्त। नवल माने नए। गागरी ये मानी गगरी, जिसको हम घड़ा कहेंगे। आधर, अधर शब्द देखिए पिछले पाठ में भी आया है, बार बार अधर शब्द आया है। तो अधर माने ओठ। राग माने प्रेम। आमंद, अब यहां देखिए आमंद के 2 अर्थ निकल रहे हैं। एक आमंद माने होता है मदिरा और वहीं दूसरा अमंद का अर्थ होता है मंद ना पड़ना, अर्थात फीका ना पड़ना। अल्पों, अलक माने होता है बाल या केश। मलयद माने होता है मलय गिर से आने वाली हवाएं, अर्थात सुगंध। आली माने होता है सखी और विहाग माने होता है आलस्य या कुमारी। अब इसका पूरा देखते हैं। बीती विभावरी जागरी, एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, बीती विभावरी, रात्रि बीत गई है, जागरी, अब तू जाग जा। अर्थात रात्रि बीत गई है, अब तू जाग जा या जग जा। अंबर पंखट डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उषा रूपी चतुर नायिका तारा रूपी घड़े को आकाश रूपी पंखट में डुबो रही है। ये 3 लाइन का निकलता है। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, रात्रि बीत गई है, अब तू जाग जा। देख, उषा रूपी चतुर नायिका तारे रूपी घड़े को
आकाश रूपी पंखट में डुबो रही है, अर्थात आकाश से तारे एक एक कर लुप्त हो रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, पक्षियों का समूह कलरव कर रहा है। किसलय का अंचल डोल रहा, पल्लवों के आंचल हिलने डुलने लगे हैं। लो यह लतका भी भर लाई, और लताएं भी नवीन नवल रस, नवीन पराग रूपी रस से युक्त घड़े को भर कर लाई है। इसका फिर से देखते हैं। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, पक्षियों का समूह कलरव कर रहा है। किसलय का आंचल डोल रहा, पल्लवों के आंचल हिलने डुलने लगे हैं। लो यह लतका भी भर लाई, ये लो लताएं भी नए पराग रूपी रस से युक्त घड़े को भर कर लाई हैं। अधरों में राग अमंग पिए, और तुम अपने होठों में प्रेम की मदिरा पिए हुए, अलकों में मलय बंद किए और बालों में सुगंध को समाये हुए, अब तक सोई है आंधी, आंखों में भरी बिहागरी, तुम अपने आंखों में आलस्य को धारण किए हुए सोई हुई है, अर्थात अब ये तेरे सोने का समय नहीं है, तू जाग जा। अब इसका देखिए एक अर्थ और निकल कर आता है, जैसा कि एक अमंद शब्द आया है, तो अमंद माने होता है फीका ना पड़ना। अब इसका दूसरा भी अर्थ आप निकाल सकते हैं, दूसरा अर्थ भी लिख सकते हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, रात बीत गई है, अब तू जग जा और देख उषा रूपी चतुर्नायिका तारे रूपी घड़े को आकाश रूपी पंखट में डुबो रही है, अर्थात आकाश से तारे एक एक कर विलीन हो रहे हैं। और यहां देखिए दूसरा अर्थ जो निकलता है, यानी जब पंखट में स्त्रियां अपने घड़े को डुबोती थी पानी भरने के लिए, तो उसमें से डुब डुब की आवाज निकलती है। वो डुब डुब की आवाज को कवि ने पक्षियों का कलरव बताया है। ऐसा लगता है वो डुब डुब की जो आवाज हो रही है, ऐसा लगता है कि पक्षियां कलरव कर रही हैं। क्योंकि सुबह काल का वर्णन है, प्रातः काल का वर्णन है, पक्षियां प्रातः काल कलरव करते हैं। लेकिन दूसरे शब्दों में कि घड़े को पानी में डुबोने से जो डुब डुब की आवाज निकलती है, उसे सुनकर ऐसा लगता है मानो पक्षियों का समूह कलरव कर रहा है। किसलय का आंचल डोल रहा, और उषा रूपी नायिका के साड़ी का जो आंचल है वो हवाओं के झोंकों के साथ लहरा रहा है। लो या लतका भी भर लाई, और लतका को भी कवि ने एक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। हम दूसरे अर्थ की ओर बढ़ रहे हैं, और ये देखो लता रूपी नायिका भी नए पराग रूपी रस से युक्त घड़े को भर करके लाई हैं, अर्थात जो कलियां थी वो पुष्पों के रूप में परिवर्तित होकर पराग से युक्त हो गई। अधरों में राग अमंद पिए, और तेरे होठों की जो लालिमा है वो मंद नहीं पड़ी है, अर्थात एक सखी दूसरे सखी से कहते हुए, सखी तेरे होठों की जो लालिमा है वो अभी तक मंद नहीं पड़ी है, अर्थात ज्यों का त्यों बनी हुई है। अलकों में मलय बंद किए, और तेरे बालों के खुशबू भी ज्यों के त्यों है, अर्थात तेरे बालों की खुशबू में कोई कमी नहीं है। अब तक सोई है आली, आंखों में भरी बिहागरी, तू आंखों में आलस्य को धारण किए हुए सोई हुई है। अरे तुझे देख ऐसा लगता है कि शायद रात्रि में तेरा प्रियतम से समागम नहीं हुआ है, इसीलिए तेरे होठों की लाली ना तो खत्म हुई है, और तेरे बाल के सज्जा भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं, और इसीलिए तुम खुमारी धारण करके या आलस्य को धारण किए हुए अभी तक सो रही है।
अब तेरे सोने का समय नहीं है, हे सखी तू जग जा। इसी तरह से ये जयशंकर प्रसाद की रचना लहर से ली गई है और जयशंकर प्रसाद के दो कर्ता दो शीर्षक से लिए गए हैं। अगला शीर्षक होगा जयशंकर प्रसाद की रचना श्रद्धा मनु, जो उनकी रचना अंतिम रचना कामायनी से ली गई है। हम कामायनी उनकी रचना जो श्रद्धा मनु शीर्षक के साथ आपके पाठ पुस्तक में है, हम अगले दिन पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।